दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस कहानी का नाम है एसडीएम साहब। कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, अंत तक बने रहिएगा। किर 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 घंटी बजती है। एक आदमी पर्दा उठाकर कमरे से बाहर निकलता है तो तुरंत अर्दली बाहर प्रतीक्षारत लोगों में से एक आदमी को इशारा करता है। वह आदमी जल्दी जल्दी अंदर जाता है। सवेरे 8 बजे से यही क्रम जारी है। अभी 10 बजे एसडीएम साहब को दौरे पर भी जाना है, लेकिन भीड़ है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। किसी को खेत की समस्या है तो किसी को सीमेंट की, किसी को चीनी की तो किसी को लाइसेंस की। समस्याएं ही समस्याएं। पौने 10 बजे एक लंबी घंटी बजती है। प्रत्युत्तर में अर्दली भागा भागा भीतर जाता है। कितने मुलाकाती हैं अभी? अर्दली ने कहा। साहब ने कहा, हुजूर 7-8 होंगे। सबको एक साथ भेज दो। अगले ही क्षण कई लोगों का झुंड अंदर घुसता है, लेकिन 10-11 साल का एक लड़का अभी भी बाहर बरामदे में ही खड़ा है। अर्दली सुनील ने उससे आकर कहा, अरे जा तू भी मिल ले। लड़के ने कहा, मुझे अकेले में मिला दो साहब से। अर्दली ने कहा, तो फिर तो तू अभी थोड़ा इंतजार कर, और वह अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद अर्दली साहब की मैगजीन, रोल, पान का डिब्बा, सिगरेट का पैकेट और माचिस लेकर फिर निकलता है, और उसके पीछे निकलते हैं साहब, धूप छाई चश्मा लगाए, चेहरे पर अभी जाते और गंभीरता ओढ़े हुए। लड़के पर नज़र पड़ते ही पूछते हैं, हाँ बोलो बेटे। लड़का सहसा कुछ बोल नहीं पा रहा। वह संभ्रम नमस्कार करता है। ठीक है साहब जीप में बैठते हुए पूछते हैं, काम बोलो, अपना जल्दी क्या चाहिए? अर्दली बोलता है, हुजूर लाख बार पूछ लिया क्या काम है, बताता ही नहीं। कहता है साहब से अकेले में बताना है। अकेले में बताना है तो कल मिलना, साहब ने कहा। जीप रेंगने लगती है। लड़का एक क्षण असमंजस में रहता है, फिर जीप के बगल में दौड़ते हुए साहब से जेब से एक चिट्ठी निकालकर साहब की गोद में फेंक देता है। ठीक है, बाद में मिलना, साहब एक चालू आश्वासन देते हैं। तब तक लड़का पीछे छूट जाता है, लेकिन चिट्ठी की गंवारू शकल उनकी उत्सुकता बढ़ा देती है। उसे आटे की लेई से चिपकाया गया है। चिट्ठी हाथ में लेकर साहब अतीत में चले जाते हैं, जब वह बहुत गरीब परिवार में अपना जीवन जी रहे थे। स्कूली पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब आगे की नौकरी की तैयारी के लिए वह दिन रात पढ़ाई में जुटे रहते थे। उनकी पत्नी, जो पड़ोस के गांव से ही गांव में पली पड़ी सीधी सादी लड़की थी, उन्हें हमेशा हौसला देती रहती। उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो, उनकी पढ़ाई बिल्कुल भी प्रभावित ना हो, इसके लिए वह हर संभव प्रयास करती। और रात को सोते समय ज़रूर पूछती, अभी कितनी किताब और पढ़ना बाकी हैं साहिब वाली नौकरी पाने के लिए? वे उसके प्रश्न पर मुस्कुरा देते। कुछ कहा नहीं जा सकता। सारी किताबें पढ़ लेने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि साहब ही बन जाएं। ऐसा मत सोचा करिए, वह कहती। मेहनत करेंगे तो भगवान उसका फल ज़रूर देंगे। यह उसी के त्याग, तपस्या और आस्था का परिणाम था कि वह एक ही बार में उनका सिलेक्शन हो गया था। परिणाम निकला तो वे खुद आश्चर्यचकित थे। घर आकर एकांत में पत्नी को गले से लगा लिया। वाणी अवरुद्ध हो गई। उसको पता लगा तो वह बड़ी देर तक निष्पंद रोती रही। बेआवाज़ सिर्फ आंसू झरते रहे थे। पूछने पर बताया, खुशी के आंसू हैं ये। गांव की औरतें ताना मारती थीं कि खुद ढोएगी गोबर और भतार को बनाएगी कप्तान, लेकिन अब कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरी इज्जत बच गई। वे भी रोने लगे थे। उसका कंधा पकड़कर जाने कितनी मनौतियाँ मांगे हुए थी वह। सत्यनारायण, संतोषी माँ, शुक्रवार, विंध्याचल, सब एक एक करके पूरा किया था। ज़रा जीर्ण कपड़ों में पुलकती घूमती उसकी छवि, जिसे कहते हैं राजपाट पा जाने की खुशी। सर्विस ज्वाइन करने के बाद 1-1.5 साल तक वे हर माह के द्वितीय शनिवार और रविवार को गांव जाते रहे थे। पिता, पत्नी, पुत्री सबके लिए कपड़े लत्ते तथा घर की अन्य छोटी छोटी चीज़ें जो अभी तक पैसे के अभाव के कारण नहीं थीं, वे एक एक करके लाने लगे थे। पत्नी का देहाती ढंग से पहनी गई साड़ी और घिसे पिटे कपड़े उनकी आंखों में चुभने लगे थे। शहर की बोली जाने वाली बोली का अभ्यास कराया करते थे, लेकिन घर गृहस्थी के अथाह काम और बीमार ससुर की सेवा से इतना समय वह नहीं निकाल पाती। वह महसूस करती थी कि उसके गंवारपन के कारण से वे अक्सर खींच उठते और कभी कभी तो
रात में कहते कि उठकर नहा लो और कपड़े बदलो, तब आकर सो, भूसे जैसी गंध आ रही है तुम्हारे शरीर से। उस समय वह कुछ न बोलती, चुपचाप आदेश का पालन करती, लेकिन जब मनोकूल वातावरण होता पाती तो मुस्कुराकर कहती, अब मैं आपके लायक नहीं रह गई हूँ, कोई शहर की मैम ढूंढिए अपने लिए। अब धीरे धीरे साहब का रुझान शहर के पढ़ी लिखी सुंदर लड़की ममता की तरफ हो गया था और कुछ समय में उन्होंने चुपचाप उसके साथ शादी कर ली थी। इस बार वह 10 महीने तक घर नहीं गए थे। पत्नी को भी उनसे बढ़ती हुई इस दूरी का एहसास होने लगा था और एक अनजान से डर की आशंका उसके मन में घर कर गई थी। कई पत्र आने के बाद एक बार जब वह गांव पहुंचे तो उनके पहुंचने के साथ ही पत्नी की आंखें झरने सी झरनी शुरू हो गईं। कुछ बोली नहीं थी। रात में उनका हाथ पकड़कर कहा था, लगता है आप मेरे हाथों से फिसलते जा रहे हैं और मैं आपको संभाल नहीं पा रही हूँ। अब आप हम सबको भी अपने साथ शहर ले चलो। साहब इस बार कोई आश्वासन नहीं दे पाए थे। उसका रोना धोना साहब को काफ़ी परेशान कर रहा था। वे उकताए हुए से थे। अगले ही दिन वे वापस जाने को तैयार हो गए। घर से निकलने लगे तो वह आधे घंटे तक पांव पकड़कर रोती रही। फिर लड़की को पैरों पर झुकाया था, नन्हे लालू को पैरों पर लेटा दिया था, जैसे सब कुछ लुट गया हो। ऐसी लग रही थी वह दीनहीन मलिन। वे जान छुड़ाकर बाहर निकल आए थे। यही उनका अंतिम मिलन था। तब से 10 साल के करीब होने को आए। वे न कभी गांव आए, न ही कोई चिट्ठी पत्री लिखी। हाँ, करीब साल भर बाद ही पत्नी की चिट्ठी जरूर आई थी। न जाने कैसे उसे पता लग गया था। लिखा था, कमला नई अम्मा के बारे में पूछती है, कभी ले आइए। उनको गांव बता जाइए कि गांव में भी उनकी खेती बाड़ी है, घर द्वार है। लालू अब दौड़ लेता है। तिवारी बाबा उसका हाथ देख कर बता रहे थे कि लड़का भी बाप की तरह तोता चश्म रहेगा। जैसे तोता को पालिए पोसिए खिलाइए पिलाइए, लेकिन मौका पाते ही उड़ जाता है, पोस नहीं मानता। वैसे ही यह भी है। तो मैंने कहा, बाबा तोता पंछी होता है, फिर भी अपनी आन नहीं छोड़ता, ज़रूर उड़ जाता है। तो आदमी होकर भला कोई कैसे अपनी आन छोड़ दे, पोसना कैसे छोड़ दे। मैं तो इसे इसके बापू से भी बड़ा साहब बनाऊंगी। करीब 9 साल बाद आज यह दूसरा पत्र आया है जो उस लड़के ने गाड़ी में डाला था। पत्र उनके हाथों में बड़ी देर तक कांपता रहा और फिर उसे उन्होंने जेब में रख लिया। मन में सवाल उठने लगे, क्या मिला उसको उन्हें इतना आगे बढ़ाकर। वे बेरोजगार रहते, गांव में खेती बाड़ी करते, वह कंधे से कंधा भिड़ाकर खेत में मेहनत करती। रात में दोनों सुख की नींद सोते, तीनों लोगों का सुख उनकी मुट्ठी में रहता। छोटे से संसार में आत्म संतुष्ट हो जीवन काट देती। उन्हें आगे बढ़ाकर वह पीछे छूट गई। माथे का सिंदूर और हाथ की चूड़ियाँ निरंतर उसे दुख दे रही थी। शाम को जीप वापस लौट रही है। उनके मस्तिष्क में लड़के का चेहरा उभर आया है, जैसे मरुभूमि में खड़ा हुआ अशेष जिजीप्सा वाला बबूल का कोई शिशु झाड़, जिसे कोई झंझावट डिगा नहीं सकता, कोई तपिश सुखा नहीं सकती। उपेक्षा की धूप में जो हरा भरा रह लेगा। जीप गेट के अंदर मुड़ती है तो गेट से सटे चबूतरे पर लड़का औंधा लेटा दिखाई देता है। मच्छरों से बचने के लिए उसने अंगोछे से सारा शरीर ढक लिया है। जीप आगे बढ़ जाती है। अंदर उनकी 4 साल की बेटी टीवी देख रही है। आहट पाकर दौड़ी आती है और पैरों से लिपट जाती है। फिर महत्वपूर्ण सूचना देती है, तर्जनी उठाकर, पापा पापा। वो बदमाश लड़का बरामदे तक घुसा आया था। मम्मी पूछती तो बोलता नहीं था, भगाती तो भागता नहीं था। मैंने अपनी खिलौना मोटर फेंक कर मारी। उसका माथा कटने से खून बहकर मुंह में जाने लगा तो थू थू करता हुआ भागा। और पापा, वह ज़रूर बदमाश था, ज़रा भी नहीं रोया, बस घूर रहा था। बाहर हमारे चपरासियों के लड़के उसे मार रहे थे, लेकिन मम्मी ने मना करवा दिया। बास बेसिन की तरफ बढ़ते हुए वे ममता से पूछते हैं, कौन था? शायद आपके गांव से आया है, भेंट नहीं हुई क्या आपकी? मैं तो अभी चला आ रहा हूँ, साहब ने कहा। वह कहाँ गया? नाम नहीं बताता था, काम नहीं बताता था, कहता था सिर्फ साहब को बताऊंगा। फिर लड़के तंग करने लगे तो बाहर चला गया। कुछ खाना पीना? पहले यह बताइए।
वह है कौन? एकाएक ममता का स्वर कर्कश और तेज हो गया। उस चुड़ैल की औलाद तो नहीं जिसे आप गांव का सारा राजपाट दे आए हैं। ऐसा हुआ तो खबरदार जो उसे गेट के अंदर भी लाए, खून पी जाऊंगे मैं। वे चुपचाप ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर निढाल पड़ गए। चक्कर आने लगा है, शायद रक्तचाप बढ़ गया है। बाहर फागुनी जाड़ा बढ़ता जा रहा है। सवेरे उठकर वे देखते हैं चबूतरे पर गांव का वह लड़का अब नहीं है। शायद बड़ा अफसर बनने की तैयारी में अपने गांव माँ के पास चला गया है। अब साहब चैन की सांस लेते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।